हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है एमजी पॉलीटेक्निक में इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग का अप्लाइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 3.6 चलेगा। ठीक है, 3.6 ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो यूनिट थर्ड के रिलेटेड में है। यूनिट थर्ड जो आपका था तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा कि कौन सा सब्जेक्ट है वो मोमेंट है ना। और इसका जो फॉर्मूला हुआ करता था वो क्या है, F/d। ठीक है, इसका यूनिट आपने पढ़ा था, यूनिट क्या था, न्यूटन मीटर। ठीक, इसके बारे में चीज़ें हम लोग ने पढ़ लिया था। और इससे रिलेटेड जैसे वेरिग्नॉन थ्योरम्स आता है, वेरिग्नॉन थ्योरम है ना, तो वो भी चीज़ हम लोगों ने कवर अप कर लिया था। वेरिग्नॉन थ्योरम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी भी बॉडी पर एक या दो से ज़्यादा कई फोर्सेस एक्ट होते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में। ठीक है, और इसका एक कोई फिक्स जो है आप वो मान लेते हैं, एक्सिस मान लेते हैं जिसके अबाउट ये रोटेट होगा। तो रोटेट होने की दो ही चांस हैं, एक तो या एंटी क्लॉकवाइज जाएगा या फिर क्लॉकवाइज जाएगा। ठीक है ना, तो सभी फोर्सेस का अपना इंडिविजुअल मोमेंट, उन सब का समेशन उसी के बराबर आता है कि सभी फोर्सेस का पहले आप रिजल्टेंट ले लें और उस रिजल्टेंट का जब उस बॉडी के एक्सिस के अनुसार जब उसका मोमेंट लेंगे तो उस सब के बराबर आएगा, है ना। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने कवर अप कर लिया था। तो आइए इस पे बेस्ड जो है हम लोग के पास 7 क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले क्या है, वेरिग्नॉन थ्योरम इज़ रिलेटेड टू, वेरिग्नॉन थ्योरम इज़ रिलेटेड टू। अभी इससे पहले वाले बस टॉपिक में हम लोगों ने यही पढ़ा था कि वेरिग्नॉन थ्योरम किस चीज़ पे बेस्ड होता है कि यदि किसी बॉडी पर दो या दो से अधिक फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक फोर्सेस लग रहे हैं अलग अलग दिशा में, तो इन सब से उत्पन्न किया हुआ जो मोमेंट है उन सब का समीकरण, उन सब को जोड़ करके उतने ही मान के बराबर आता है जितना कि इन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट का मोमेंट लेने पर आता है ना। तो ये सारी चीज़ किस चीज़ पर आधारित है, ये वेरिग्नॉन थ्योरम है वो किस चीज़ पर आधारित है, वो मोमेंट के सिद्धांत पर, है ना, मोमेंट के सिद्धांत पर है। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आ रहा है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इम्पल्स इज़, हिंदी में इम्पल्स को कहते हैं आवेग। आवेग क्या होता है, इसका हम आपको समीकरण बता दें। इम्पल्स को आई से आप डिनोट करते हैं, I=F/t। ठीक है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पर बहुत ही क्षणिक भर समय के लिए फोर्स लगाया जाए तो ऐसे ही प्रक्रिया को आप कहते हैं कि उस पर इम्पल्स लगा है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि क्रिकेट खेल में जब भी बॉलर बॉलिंग करता है और उस बॉल को बल्लेबाज जो है बैट के ज़रिए से गेंद को अपनी दिशा देता है, तो वो जो प्रकरण है कि बॉल को दिशा देना, है ना। जैसे मान लीजिए कि बॉलर ने ऐसे यहाँ बॉल फेंकी, ठीक है, बॉल ये है, अब यहाँ से बैट के द्वारा इस पे बल लगाया गया, बैट के ज़रिए यहाँ से क्या हुआ, बल लगाया गया। तो होता क्या है बच्चों कि बहुत थोड़े सेकंड के लिए ही ये बॉल जो है बैट के कांटेक्ट में आती है और उतने ही थोड़े समय में जो फोर्स होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, तो बॉल क्या हो जाती है, उसका दिशा तुरंत बदल जाता है, तुरंत वो उड़ के बाहर चली जाती है, बाउंड्री के बाहर। बात समझ में आ रहा है, यानी कि बॉल का बैट के साथ जितना भी संपर्क होता है, जितनी देर का संपर्क होता है, बहुत क्षणिक भर होता है। उस क्षण भर में ही बैट के द्वारा जितना भी बल लगाया गया उस पर वो सारा चीज़ बॉल पे ट्रांसफ़र हो जाता है एवं दिशा भी उसको मिल जाती है। अब जैसे जिस दिशा में आप बैट को घुमाएंगे उसी दिशा में बल के साथ बॉल भी मूव करना शुरू हो जाती है। अब ये डिपेंड करता है कि आपने बैट के ज़रिए से उस पर कितना बल ट्रांसफ़र किया है। ज़्यादा अगर फोर्स ट्रांसफ़र कर दिया है तो वो बाउंड्री के बाहर जाएगी, अदरवाइज़ बाउंड्री से पहले ही नीचे ग्राउंड पर आ जाएगी। तो ये जो प्रकरण है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत ही क्षणिक भर के लिए फोर्स अप्लाई करना, तो इसी को आप कहते हैं इम्पल्स। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है बच्चों, देखिए इम्पल्स जो होता है वो फोर्स का, इसका फॉर्मूला क्या होता है इम्पल्स का, हम लोगों ने देखा इम्पल्स का फॉर्मूला होता है I=F/t।
ठीक है। फोर्स का अगर हम लोग और ज़्यादा इसको एक्सपेंड करेंगे तो मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू टी, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसमें देखिए क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या है, v2 माइनस v1 यानी चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि मास इंटू v2 माइनस v1 इंटू टी, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ये चीज़ क्या है, इसी चीज़ को तो आप कहते हैं ना डेल्टा पी यानी कि चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, है ना। तो डेल्टा पी इंटू टी यानी चेंज इन मोमेंटम बहुत शॉर्ट टाइम के लिए अगर हो रहा है तो बहुत मिनिमम मोमेंटम आएगा, ठीक है। तो मिनिमम मोमेंटम आएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, सबसे मिनिमम मोमेंटम, आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए, मिनिमम मोमेंटम। बात समझ में आ गई। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यूनिट ऑफ मोमेंट इज़। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, आप लोग को ध्यान देना है कि मोमेंट अलग है, मोमेंटम अलग है, ठीक है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें कि जो मोमेंट है, जो मोमेंट है वो फोर्स इंटू डिस्टेंस के बराबर आता है, ठीक है। अब बात करते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम ये जो होता है इसको हम लोग p से डिनोट करते हैं और ये मास इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है। मोमेंटम जो होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है और जो मोमेंट होता है वो f इंटू डी के बराबर होता है, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ें, मोमेंटम को मोमेंट ना समझ लें और मोमेंट जो लिखा है तो उसको मोमेंटम ना समझ लें, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यूनिट ऑफ मोमेंट इज़। मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम लोग ने यहाँ पे डिस्कशन किया। मोमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट न्यूटन, ठीक है, और इनटू में डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर। तो न्यूटन मीटर जो है मोमेंट का क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए न्यूटन मीटर कहाँ पर दिया हुआ है, न्यूटन पर मीटर नहीं होता, न्यूटन मीटर होता है। तो न्यूटन और मीटर साथ में जहाँ पे आपको मिलेगा तो वो आपका सही आंसर होगा। तो इसका सही उत्तर जो है वो बी में है, न्यूटन मीटर। इस तरह से जो आप लिखते हैं वो न्यूटन पर मीटर है, लेकिन न्यूटन पर मीटर तो है ही नहीं हम लोग का फॉर्मूला। हम लोग का फॉर्मूला तो न्यूटन इंटू मीटर है ना, सामने सामने पर नहीं लगा हुआ, डिवाइड नहीं लगा हुआ, तो इसलिए न्यूटन मीटर जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसमें लिखा हुआ है द क्वांटिटी विच इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ नोन एज, यानी संवेग की में परिवर्तन की दर के बराबर की मात्रा को क्या कहा जाता है। अब यहाँ पे मोमेंटम को मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना, इसमें देखिए डेल्टा पी मतलब कि P2 अलग था, P1 अलग है ना। P2 क्या है, m ऑफ V2 माइनस m ऑफ V1। P1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस m ऑफ V1। मास कॉमन ले लें इसमें तो हो जाएगा V2 माइनस V1। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, ये किसके बराबर आता है, एक्सेलरेशन के। और आगे मल्टीप्लिकेशन में है m। तो मास इंटू एक्सेलरेशन कौन सा क्वांटिटी होता है बच्चों, फोर्स का, ठीक। बात समझ में आ रही है, यानी कि चेंज ऑफ मोमेंटम विल लीड्स टू द क्वांटिटी ऑफ फोर्स, यानी कि इसे हम लोग एक साथ ये लिख सकते हैं कि इसमें ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा पी इज इक्वल्स टू फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स। तो अब इसमें देखिए कौन सा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4 का सबसे सही आंसर बी हो जाएगा, है ना, फोर्स, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। साइकिल पैडलिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, जैसे हम लोग ने साइकिल पैडलिंग के बारे में अगर हम लोग देखें तो होता क्या है कि एक साइकिलिंग गियर होता है ना, और इसमें जो है
इसमें जो है, एक सेकेंड, इस तरह से एक लीवर लगा रहता है पैडल्स का, ठीक है। एक पाँव ऊपर की ओर रहता है तो दूसरा पाँव नीचे की ओर रहता है। साइकिलिंग करने के लिए, पैडलिंग करने के लिए आप ध्यान दिए होंगे कि जब भी राइट वाला पैर ऊपर जाता है तो लेफ़्ट वाला पैर नीचे जाता है, और लेफ़्ट वाला पैर ऊपर आता है तो राइट वाला पैर नीचे जाता है। तो होता क्या है एक्चुअल में, क्या है कि फ़ोर्स इसमें ट्रांसफ़र हो रहा होता है। एक फ़ोर्स इसको इधर घुमाना चाहता है तो दूसरा वाला पीछे की ओर खींचना चाहता है, ठीक है। तो इसके कारण से क्या होता है, इसके अंदर एक घूर्णन पैदा होता है कि ये रोटेट हो सके। ध्यान दीजिए कि जब भी ऊपर से फोर्स आगे की तरफ और नीचे से फोर्स पीछे की तरफ लगाया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये घूमना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही कंडीशन को तो आप क्या कहते हैं, कपलिंग कहते हैं। कपलिंग में क्या होता था कि दो अपोजिट फोर्सेस होते हैं, उन दोनों फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस अगर डी है तो इनका जो मोमेंट होता है वो क्या हो जाता है, कपल्स का मोमेंट जो होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस के बराबर हो जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि ये कौन सा एग्ज़ाम्पल है, साइकिल पैडलिंग करना ये कौन सा एग्ज़ाम्पल है। तो साफ बात है किसका एग्ज़ाम्पल है, ये कपल का, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। इसमें ऐसा दिया हुआ है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी एंगुलर त्वरण, यानी कोणीय त्वरण का जो इकाई है वो कितना होता है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए ध्यान हमेशा ये देना है कि जब भी एंगुलर एक्सेलरेशन होगा यानी कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इन द फॉर्म ऑफ एंगल्स हो रहा है, यानी जाहिर सी बात है कि बॉडी जो है वो सर्कल में मूव कर रही है, ठीक है। ये सर्कल का सेंटर हो गया। अब इस सर्कल के सेंटर से मान लीजिए कि बॉडी अभी यहाँ पर है, बॉडी जो है यहाँ है, तो इसका जो डिस्टेंस है वो अभी ये है, ठीक है। अब यही बॉडी जो है घूम के यहाँ आ गया है, यहाँ आ गया, तो अब इसका डिस्टेंस ये हो जाएगा। अब इसका डिस्टेंस जो है वो ये वाली लाइन हो जाएगी। इनके बीच में कितना एंगुलर डिस्टेंस आया है, एंगुलर डिस्टेंस जो है आप लोग ये निकालेंगे, ये एंगुलर डिस्टेंस से मान लीजिए कितना है, थीटा है, ठीक है ना। तो इस एंगुलर थीटा को जो मापने का जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन। क्या होता है, रेडियन। तो कितना रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर कवर अप किया गया है, यही क्या होता है, एंगुलर मोमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। तो यहाँ देखिए रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। टर्निंग अ की इनटू अ लॉक इज़ अ केस ऑफ, यानी लॉक में की लगा के उसको घुमाने की प्रक्रिया कौन से एग्जाम्पल में आती है। तो जाहिर सी बात है, जैसे मान लीजिए कि ये लॉक का होल है, इसमें जो है की जाना है, की में लगा के इसको घुमाना है। तो जब भी आप इसमें की लगाएंगे, चाबी लगाएंगे तो इतना दूर फिट हो जाता है, उसके बाद घुमाना रहता है उसे। तो घुमाने के लिए मतलब है कि एक इस तरफ का फोर्स इस पे लग रहा है और एक उल्टे तरफ लग रहा है फोर्स। तो अब देखिए इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं और इनके बीच का जो है डिस्टेंस जो वो कितना है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो d है ना। तो इसी तरह के प्रकरण जो है बनते हैं कब, जब कपलिंग कहलाता है, यानी कि टर्निंग अ की इनटू द लॉक इज़ अ केस ऑफ कपल, ठीक है। तो ये कुछ 7 क्वेश्चन थे बच्चों जो इम्पोर्टेंट थे आप लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद जो और भी क्वेश्चंस रह गए हैं इसके ताल्लुक से, उसके भी एक PDF बना के आपको शेयर कर दिया जाएगा। और इसके बाद जो नया चैप्टर आएगा वो है आपका यूनिट 4 फ्रिक्शन, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग ये बातें समझ में आ रही होंगी, क्लासेस भी समझ में आ रहे होंगे। तो बच्चों इसकी आप पढ़ाई करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, और हम लोग आप जब भी मिलेंगे आप लोग से ऑनलाइन लेक्चर के माध्यम से, तो हम लोग अब नई यूनिट का शुरुआत करेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए आप घर पर रहें, पढ़ाई करते रहें और अपने आप को सुरक्षित भी रखें। धन्यवाद।